हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। इंडियन हिस्ट्री की ये चौथी क्लास है जिसमें कि मैं आधुनिक भारत पर ये वीडियो लेके आया हूँ, जिसको कि मैं लगातार ला रहा हूँ। और वायसराय की 3 वीडियो आ चुकी हैं जिसमें कि मैंने काफ़ी कुछ मैक्सिमम वायसराय के बारे में आपकी जानकारी दे दी है, जिसमें कि लॉर्ड लिनलिथगो तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने वो तीनों वीडियो जो कि लगातार मैंने लेके आया हूँ, अगर नहीं देखे हैं तो फ्रॉम स्टार्टिंग आप उनको भी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने वो सारे फैक्ट्स कंप्लीट किए हैं उन सभी वायसराय के जो कि 1858 से जब वायसराय आए, स्वतंत्रता का जो आंदोलन हुआ था 1857 का, उसके बाद में जब विक्टोरिया शासन लगा तो गवर्नर जनरल को रिप्लेस करके वायसराय लेके आए। तो वायसराय का जो पद आया, देन उसके बाद में जितने भी वायसराय के समय में जो भी कार्यकाल जो भी उन्होंने कार्य किए उनके बारे में मैंने डिटेल्स में इन सभी वीडियोस में जानकारी दी है। तो आप सभी स्टूडेंट लगातार उन तीनों वीडियो को जरूर देखें। देन उसके बाद में ये चौथा वीडियो आप कंप्लीट करेंगे तो आपको पूरा ये उनके कार्यकाल में जो जो कार्य हुए उन सभी के बारे में जानकारी आपको उसमें मिलेगी। तो लगातार मेरे वो सारे वीडियोस आप जरूर देखें, उनके सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जिसमें कि आप वो सारी जानकारी ले पाएंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ ये चौथी क्लास, जिसमें कि लॉर्ड लिनलिथगो के बाद में जो वायसराय है लॉर्ड बेबल से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन तक की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक बिल्कुल ना छोड़िएगा और लगातार इस वीडियो को देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक मेरा चैनल आपने स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के साथ में। तो चलिए शुरू करता हूं। लॉर्ड बेबल से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन तक जो उन्होंने कार्य किए और जो वायसराय रहे 1947 तक, तो वो पूरा मैं इसमें कंप्लीट करने वाला हूं। शुरू करते हैं लॉर्ड बेबल, यानी कि लॉर्ड लिनलिथगो के बाद में लॉर्ड बेबल आपके यहाँ पर वायसराय बनकर आए। जब वायसराय बनकर आए तो उनको जो सूखा था 1947 में 1943 में बंगाल में सूखा पड़ा था, तो उस समय लॉर्ड लिनलिथगो थे। तो लॉर्ड लिनलिथगो जब यहाँ से छोड़कर गए तो उनको ये एज ए गिफ्ट यानी कि एक उपहार के रूप में बंगाल का सूखा इनको मिला और सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में इन्होंने जो भी कार्य किए वो इनको साथ में मिले थे गिफ्ट के रूप में। उसके बाद में 1943 में 1947 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस जी ने आईएनए की स्थापना की थी, जैसे कि आपको मालूम है 1943 में, क्योंकि इससे पहले 1939 में जब इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था जो कि त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हुआ था, तो उसमें ये काफी अच्छे वोट से पट्टाभाई सीतारामैया को इन्होंने हराया था, जो कि 203 वोटों से इन्होंने यहाँ पर इनको हराने के बाद में ये चुनाव जीता। लेकिन कहीं ना कहीं गांधी जी के साथ में जो मतभेद रहे थे, कहीं ना कहीं नीतिगत मतभेद होने के कारण इन्होंने वहां से इस्तीफा दिया। देन उसके बाद में अपनी खुद की पार्टी की स्थापना की, अपनी खुद की पार्टी बनाई थी फॉरवर्ड ब्लॉक। देन उसके बाद में ये अंग्रेजों की नजरों में आ गए थे, क्योंकि ये पूरी तरीके से एक आक्रामक नीति अपनाकर एक सेना बनाकर ये अंग्रेजों के साथ में युद्ध लड़ना चाहते थे। तो अंग्रेजों ने इनको क्या किया था, नजरबंद कर दिया था। नजरबंद होने के बाद में कैसे भी करके अंग्रेजों को चकमा देकर ये वहां से भागे और वहां से एस्केप हुए तो सीधे जर्मनी गए थे। और जर्मनी में जाकर इन्होंने जो उस समय के एडोल्फ हिटलर जिन्होंने की युद्ध किया था, क्योंकि युद्ध का काल चला था 1939 से लेके 1945 के बीच में, जो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, उसका पूरा फायदा उठाना चाहते थे, क्योंकि जर्मनी और अंग्रेज यानी कि जो बरतानिया हुकूमत थी वो जर्मनी के खिलाफ युद्ध लड़ रही थी और जर्मनी जो थी वो बरतानिया हुकूमत के खिलाफ युद्ध में थी। विश्व युद्ध में जो चल रहा था दोनों अपोजिशन थे। तो जर्मनी में जाकर एडोल्फ हिटलर से जाके मिलते हैं और वहां पर जो युद्धबंदी थे, जो कि पूरे भारतीय युद्धबंदी थे, ठीक है ना, उनके साथ में मीटिंग की कि ये युद्धबंदियों को हम अंग्रेजों के खिलाफ उपयोग करेंगे। तो उसी बेसिस पर सिंगापुर में जाकर, क्योंकि वहां से फिर वो सिंगापुर गए और सिंगापुर में जो कि वहां पर रास बिहारी बोस के साथ में मिलके, जो कि पहले से ही इन्होंने आईएनए की स्थापना कैप्टन मोहन ने की थी, जो कि 1942 में की थी। ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1942 में कैप्टन मोहन ने इसकी पहले ही स्थापना कर दी थी, लेकिन उस समय ज्यादा सक्रिय नहीं हो पाई थी आईएनए, जो कि भारतीय मतलब इंडियन नेशनल जो आर्मी थी उसकी स्थापना इन्होंने कर दी थी, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए थे कैप्टन मोहन। देन उसके बाद में सिंगापुर में जाकर 1943 में इन्होंने
आईएनए को दोबारा से जीवित किया और इसकी स्थापना की, जिसमें कि जो सेकंड पर्सन कहलाए वो सेकंड पर्सन थे रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस जो कि 1912 में लॉर्ड हॉर्डिंग पर जो बम फेंका था, देन उसके बाद में जो कि बम फेंकने की घटना कलकत्ता में हुई थी, देन उसके बाद में वहां से वो देश से बाहर निकल गए थे और उसके बाद में सिंगापुर में गए। तो सेकंड पर्सन जो थे वो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, रास बिहारी बोस थे, जो कि इनके कंधे से कंधे मिलाकर आईएनए की स्थापना में इनका सहयोग किया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 1943 में जापान के द्वारा आसाम पर चढ़ाई, यानी कि आईएनए ने सिंगापुर में आईएनए की स्थापना की। उसके बाद में जापान ने यहाँ पर 1944 में जो कि वर्ल्ड वॉर चल रहा था, विश्व युद्ध चल रहा था, तो विश्व युद्ध में असम, ठीक है ना, असम की तरफ से जापान ने चढ़ाई कर दी। तो उसका पूरा का पूरा फायदा इंडियन नेशनल आर्मी ने उठाया, क्योंकि इंडियन नेशनल आर्मी जापान के साथ में असम और नॉर्थ ईस्ट से अंदर की तरफ में प्रवेश कर गई थी। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट आपको दिख रहा होगा, जापान और इंडियन नेशनल आर्मी ने कोहिमा के निकट मणिपुर में इनकी हार हो गई थी, क्योंकि पहले अंडमान निकोबार को इन्होंने जीता, अंडमान निकोबार पर पूरा कब्जा जमाया था। तो उसके बाद में जैसे प्रवेश आगे बढ़ी तो यहाँ पर इंडियन नेशनल आर्मी और जापान की बहुत बुरी तरीके से हार हुई और यहाँ से इनको पीछे हटना पड़ा। तो ये लॉर्ड वेबल के समय की ही बात है, क्योंकि लॉर्ड वेबल 1943 से लेकर 1947 के बीच में यहाँ पर वायसराय बनकर कार्य कर रहे थे। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है 1945 की बात है। 1945 में ही वेबल के समय में ही वेबल योजना की प्रस्तुति हुई। वायसराय कार्यकारिणी समिति में वायसराय एवं प्रधान सेनापति को छोड़कर सभी शेष भारतीय इसमें सदस्य होंगे। ये वेबल योजना की प्रस्तुति थी, जो कि विश्व युद्ध के समय की बात है, क्योंकि विश्व युद्ध में कहीं ना कहीं पे भारतीय जो लोकल थे, जो कि उस समय प्रांतीय सरकार चल रही थी, उन लोगों को कहीं ना कहीं पे यहाँ पर अपने साथ में लाना बहुत जरूरी थी। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि जो अंग्रेजी सरकार थी उन्होंने अपने परिषद में भारतीयों को शामिल किया था, ठीक है ना, जो कि वेबल के समय में हुई थी। तो वेबल योजना आई थी 1945 में। ध्यान रखिएगा 1947 में ये वेबल योजना अगस्त में आई थी, अगस्त 1945 में ये वेबल योजना आई थी। उसके बाद में फिर तुरंत शिमला समझौता भी हुआ था, जो कि जून में शिमला समझौता हुआ था ये, ठीक है ना। तो ये जून में शिमला समझौता एक सम्मेलन हुआ था जिसमें कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो शिमला समझौते में ये पूरी तरीके से फाइनल किया गया था कि इसमें जो परिषद बनेगी, उस जो कार्यकारिणी परिषद बनेगी, ये उससे पहले आई थी, मेरे ख्याल से अप्रैल में आई थी, ठीक है ना, अप्रैल कीजिएगा, क्योंकि ये जून में हुआ था शिमला समझौता। तो अप्रैल 1945 के आसपास ये शायद हुई होगी। तो 1945 में इससे पहले की घटना है, जो कि शिमला समझौते से पहले की बात है। तो शिमला समझौते में ये डिसाइड किया गया था कि इसमें जो भी सदस्य शामिल होंगे, ठीक है ना, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी, जो कि मुस्लिम लीग थी, उसमें पूरी तरीके से ये जोर डाला कि यहाँ पर जितने भी मुस्लिम सदस्य शामिल होंगे वो मुस्लिम लीग से ही शामिल किए जाएंगे। लेकिन कांग्रेस अपनी डिमांड पे थी, क्योंकि ऑब्वियसली कांग्रेस में भी मुस्लिम जो सदस्य थे वो कांग्रेस में भी थे। तो कांग्रेस का ये प्रस्ताव था कि जो कार्यकारिणी परिषद होगी, उस कार्यकारिणी परिषद में जो मुस्लिम सदस्य होंगे वो कांग्रेस से भी शामिल किए जाए। लेकिन जो मुस्लिम लीग थी वो उसमें पूरी तरीके से अड़ी रही और उसका ये मानना था कि जितने भी मुस्लिम सदस्य रहेंगे वो मुस्लिम लीग से ही लिए जाएंगे। तो तथा इस कारण से जो शिमला समझौता था, शिमला सम्मेलन था, वो सफल नहीं हो पाया था, क्योंकि वेबल योजना के विचार विमर्श हेतु ये अगस्त में आई थी, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। वे उससे पहले ही जून में एक शिमला सम्मेलन हुआ था। तो उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने यहाँ पर जो भी समझौते हुए उस पर एक तटस्थ नहीं रहे और ये शिमला सम्मेलन सफल नहीं हो पाया था। तो ये घटना जो हुई थी ये वेबल के समय में हुई थी। वेबल के समय में ही शिमला सम्मेलन हुआ था, जो कि जून में हुआ था। उसके बाद में अगस्त में ये कार्यकारिणी परिषद हुई, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं पे सफलता नहीं मिली थी। इसको पॉइंट को याद रखिएगा, ये वेबल के समय की ही बात है। अगले पॉइंट की समय चलते हैं। अगला जो पॉइंट है वो हुआ 1945 में। ध्यान रखिएगा वेबल ही इस समय वायसराय रहे थे, क्योंकि 43 से लेकर 47 के बीच में लॉर्ड वेबल भारत के वायसराय बनकर आए थे। उसी समय 1945 में जापान में ने आत्मसमर्पण कर दिया। क्यों कर दिया था? क्योंकि इसमें
दूर से देखने वाला एक देश था, वो था अमेरिका, ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका इस युद्ध में पूरी तरीके से शामिल नहीं था और वो दूर से ही इसकी निगरानी कर रहा था। लेकिन जापान उस समय काफी ज्यादा आक्रोश में था, उसको लग रहा था कि वो पूरे देश में कहीं ना कहीं पे पूरे विश्व में अपनी विजय की पताका यानी कि विजय का जो झंडा है वो लहरा रहा था, चाहे वो दक्षिणी कोरिया हो, उत्तरी कोरिया और अन्य देशों में भी इन्होंने काफी ज्यादा अपनी जीत हासिल कर ली थी। तो वो आगे बढ़ता हुआ जा रहा था और अमेरिका ने ये साफ साफ कह दिया था कि हमारी तरफ में बिल्कुल भी नजर उठाकर आप नहीं देखना। लेकिन एट द एंड जो हवाई द्वीप है जहां पे कि अमेरिकी पूरे के पूरी अमेरिकी जो नौसेना थी उसका वो हवाई द्वीप था, तो वहां पर जाकर इसने क्या किया था, बमबारी कर दी, ठीक है ना, अपनी नौसेना अपनी हवाई सेना से बमबारी कर दी। इवन उन्होंने अपने खुद के जहाज को एक प्रकार से मानव बम बना लिया था। तो जो जापानी सैनिक थे वो पूरी जहाज के जहाज अपने जो विमान थे वो सीधे वहां पर जाकर हमला कर देते थे और पूरी जहाज को उस नौसेना के जो विमान थे उस पर जाकर टकरा देते थे। तो पूरी की पूरी हवाई द्वीप जो था तो वो पूरा नष्ट कर दिया था। उससे अमेरिका नाराज हो गए और इंटरनली उन्होंने अपना एक जब 1914 का विश्व युद्ध हुआ था देन उसके बाद में इन्होंने इंटरनली अपनी खुद की एक न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी इन्होंने चालू कर दी थी। तो इन्होंने सबसे पहले 6 अगस्त, ध्यान रखिएगा, 6 अगस्त 1945 को एक बम गिराया जापान पर, जो कि एक न्यूक्लियर बम था, एटम बम बोल सकते हैं इसको, एटम बम गिराया। उसके बाद में 9 अगस्त को एक और बम यानी कि 2 बम जापान पर ये एटम बम गिराए, जिससे कि जापान पूरी तरीके से तबाह हो गया, ठीक है ना। पहले बम पे वो नहीं माना तो दूसरा बम फिर गिरा दिया। तो 2 बम के बाद में जापान ने अपने घुटने टेक दिए और उसने 1945 में आत्मसमर्पण कर दिया। इस आत्मसमर्पण के बाद में जापान मतलब वो विश्व युद्ध का आखिरी समय हो गया और जापान ने घुटने टेके तो विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। तो ये हुआ था वेबल के समय में, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि मैंने आपको समय बताया, ठीक है। उसके बाद में इसी समय में, क्योंकि 1939 में भारत में जो प्रांतीय सरकार थी, प्रांतीय सरकार जो कि 1939 में, क्योंकि भारत के सैनिकों को शामिल कर लिया गया था बिना भारत की जो प्रांतीय सरकार थी उनकी सहमति के बिना, क्योंकि उन्होंने डिमांड रखी थी उस समय और डिमांड में यह रखा था कि अगर ये युद्ध इंग्लैंड जीतता है तो आप हमारे देश से छोड़कर चले जाएंगे और देश को आजादी देंगे। लेकिन उसकी बात अंग्रेजों ने नहीं मानी और उसके बाद में 1939 में ही उन्होंने अपनी कांग्रेस की जितनी भी वहां पर प्रांतीय सरकार थी उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। तो इस्तीफा देने के बाद में दोबारा से जब विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, समाप्ति के बाद में दोबारा से मतदान किया गया, जिसमें कि मुस्लिम लीग के द्वारा उत्तर पश्चिम सीमा पर ये सभी अधिकांश प्रांतों पर अधिकार हुआ और कांग्रेस ने केंद्र और सभी प्रांतों पर सीटों पर अधिकार दोबारा से कर लिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है वो भी वेबल, क्योंकि 1946 में 18 फरवरी को रॉयल इंडियन नेवी की भी ने विद्रोह कर दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रॉयल नेवी ने जो विद्रोह किया था ये एक प्रकार से टर्निंग पॉइंट रहा था, जो कि आजादी के लिए महत्वपूर्ण एक एक्टिविटी थी। इसके बाद में आजादी का एक नया मोड़ लिया आजादी ने और इससे जो बरतानिया हुकूमत थी वो पूरी तरीके से हिल चुकी थी, क्योंकि इंडियन रॉयल नेवी ने उस समय पूरी की पूरी जो सेना थी उसने अपने अंडर में पूरा का पूरा प्रशासन जो सैनिक का था वो अपने अंडर में ले लिया था। क्योंकि भारत में तीनों तरफ से जो समुद्र पर अगर प्रशासन किया तो अंग्रेजों ने किया और उसी से कहीं ना कहीं पे भारत पे हुकूमत पर जो सत्ता थी वो हावी हो गई थी। तो लेकिन नेवी ग्रुप ने पूरी की पूरा कंट्रोल कर लिया और एक टर्निंग पॉइंट बनकर आया। देन उसके बाद में कैबिनेट मिशन आया तो 1946 में वेवल के समय में, तो 24 मार्च को भारतीय सत्ता को हस्तांतरित करने की विषय में, क्योंकि कहीं ना कहीं पे विद्रोह हुआ, उसके बाद में पूरी तरीके से एक कैबिनेट मिशन हुआ। उस कैबिनेट मिशन के कारण ही जो संविधान सभा है, संविधान सभा का प्रपोजल इसी में अंग्रेजों ने रखा था। ठीक है ना, तो 24 मार्च को भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया और उसमें, ठीक है, अध्यक्ष लोटे
और उस समय क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर 2 अन्य सदस्य भी थे, ठीक है ना। ये नाम थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, इसको मत धोइए। तो क्रिप्स के साथ में 2 अन्य सदस्य भी शामिल हुए थे। फिर क्या हुआ, लेकिन ये जो कैबिनेट मिशन है इसमें फिर वही बात हुई, जो मुस्लिम लीग है और कांग्रेस है वो अपने अपने रवैये पर अड़ियल रहे और अड़े रहे। मुस्लिम लीग चाहती थी कि इसमें हमें पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान का बंटवारा होना चाहिए, हमें अपना खुद का स्वयं का देश चाहिए। और यहाँ पर ये संविधान लिखने की बात हो रही थी जिसमें कि पाकिस्तान की बात पर मंजूर कांग्रेस नहीं थी। लेकिन एट द एंड ये मिशन असफल हुआ, जो कि 12 मई 1946 को ये असफल हो गया था कैबिनेट मिशन, ठीक है। तो ये वेबल के समय की बात है जो कि मैं आपको बता रहा हूं। आगे चलते हैं। माउंटबेटन, वेबल का कार्यकाल खत्म हुआ 1947 में। 1947 में ही एटली, जो कि ब्रिटेन उधर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, जो कि लेबर पार्टी के थे, उन्होंने 20 फरवरी को एटली ने घोषणा कर दी कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 में, ठीक है ना, भारतीयों को यहाँ पर पूरी तरीके से सरकार को हस्तांतरित कर देगी, यानी कि जून 1948 तक अंग्रेज भारत को छोड़ के चले जाएंगे और भारत को पूरी तरीके से आजाद कर देंगे। उस समय माउंटबेटन यहाँ पर क्या वायसराय बनकर आए थे, ठीक है ना, अपनी पत्नी के साथ में, और उनके साथ में एक 18 साल की बेटी भी थी, यानी कि पूरा परिवार यहाँ पर आ गया था। ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे चलते हैं। माउंटबेटन के समय में ही माउंटबेटन योजना आई थी। इस योजना का जो सार था, ये योजना भारत में विभाजन योजना के रूप में इसको जाना जाता है। माउंटबेटन योजना को किस तरीके से जाना जाता है, विभाजन, भारत के विभाजन के रूप में जाना जाता है, जिसमें कि पाकिस्तान और भारत 2 देश बने थे, जिसमें कि भारत में से एक सीमांकन करके पाकिस्तान को बनाया गया था, जिसमें कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में बंटवारा हुआ था। अगर हम पूर्वी पाकिस्तान की बात करें तो जो बांग्लादेश, जो वर्तमान में आपको दिख रहा है, वो पूर्वी पाकिस्तान बना था, और पश्चिमी पाकिस्तान, जो कि वर्तमान में आपके सामने जो दिखता है, वो पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में आया, क्योंकि बांग्लादेश 1971 की वॉर के बाद में उसको बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बना, जो कि भारत ने 1971 की वॉर की और उस तरीके से पाकिस्तान से उस पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराया, और बाद में ये एक नया राष्ट्र बनकर अपने सामने आया, ठीक है। तो ये चीजें थी जो कि आजादी के बाद में घटना हुई थी। लेकिन उससे पहले माउंटबेटन योजना जो आई थी, वो कांग्रेस की सहमति प्राप्त करने के बाद में, क्योंकि कांग्रेस एट द एंड उसको सहमत होना पड़ा, और होने के बाद में योजना में माउंटबेटन इंग्लैंड रवाना हुए, और इंग्लैंड में की वापसी के पश्चात 3 जून 1947, ध्यान रखिएगा, 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने इस योजना को प्रकाशित किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। उसके बाद में 15 जून को कांग्रेस ने इसको स्वीकार किया। 4 जुलाई को लंदन के कॉमन सभा में, ध्यान रखिएगा, कॉमन सभा में एक विधेयक प्रस्तुत हुआ। 18 जुलाई को ब्रिटिश की कॉमन जो सभा थी, वहां पर इसको एक अधिनियम के रूप में पारित कर दिया गया। ये सारी डेट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लीजिएगा। अलग कलर से मैं यहाँ पर आपके सामने बता देता हूं मैं, ठीक है। तो ये चारों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 जून, 15 जून, 3 जून को क्या हुआ था, ये प्रकाशित हुआ था माउंटबेटन योजना। 15 जून को कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। 4 जुलाई को कॉमन जो सभा थी, कॉमन जो एक कॉन्फ्रेंस ली गई थी लंदन में, वहां पे इस विधेयक को प्रस्तुत कर लिया गया, और 18 जुलाई को संसद में इस विधेयक को एक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की तरह पारित किया गया था 18 जुलाई को। यानी कि 18 जुलाई को पाकिस्तान और भारत दोनों ही एक तरीके से एक रूप में आने के लिए तैयार हो गए थे, ठीक है। देन उसके बाद में भारत आजाद हुआ, जो कि अगस्त में हुआ। आगे चलते हैं, अगली स्लाइड में आपको उसके बारे में जानकारी मिलेगी। इस अधिनियम के अनुसार, क्योंकि माउंटबेटन ही अध्यक्ष रहे थे, भारत और पाकिस्तान 2 नए स्वतंत्र राष्ट्र या राज्यों के रूप में इसकी स्थापना की गई। 13 अगस्त को माउंटबेटन ने कराची में जाके पाकिस्तान संविधान सभा को सत्ता सौंपी, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी खुद की संविधान सभा बनाई थी, अपना खुद का कानून बनाया था। इसी तरीके से, क्योंकि दोनों का बंटवारा हो गया था, जो कि भारत स्वतंत्र भारत अधिनियम के तहत दोनों का बंटवारा माउंटबेटन योजना के तहत कर लिया गया था। और 14 अगस्त की मध्य रात्रि को रात 12 बजे भारत को आजादी मिल गई थी। और पहले माउंटबेटन बने थे भारत के गवर्नर जनरल माउंटबेटन को ही नियुक्त किया गया था, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। आगे चलते हैं। फिर 1948 में माउंटबेटन का कार्यकाल खत्म हुआ, और उन्होंने यहां से अपनी वापसी इंग्लैंड की तरफ में की, और उस समय भारत के पहले गवर्नर जनरल मिले थे, जो कि भारतीय गवर्नर जनरल थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो कि भारत के गवर्नर जनरल बने।
तो ये थे पूरे के पूरे वायसराय जो कि मैंने आपको शुरू से 1858 से लेकर 1947 के बीच में जितने भी वायसराय रहे उनके कार्यकाल के बारे में आपको जानकारी दी। लगातार इसके पहले वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, ये चौथा वीडियो है जिसमें कि मैंने पूरी जानकारी आपको दी। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ में आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर लगातार इस तरीके के आप भारत की मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक काल के इतिहास के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं अपनी सिविल सर्विसेज और अन्य एग्जाम्स के लिए, तो डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर getting a more knowledge about the all history and periodical time. So thank you so much watching this my video till end. अगला वीडियो मैं बहुत ही जल्दी लेके आऊंगा जिसमें कि अन्य फैक्ट से आपके इतिहास के संबंधित रहेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो लगातार मेरे चैनल को ट्यून करके रहिए और उसमें आप प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे वीडियो जो कि मैंने बनाए हुए हैं आप वहां से आप सारे एग्जाम्स की जो भी तैयारी है वो आप कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा जिसमें कि मैं हिस्ट्री पर ही लेके आऊंगा। Thank you so much.